नमस्कार, आपके साथ मैं वनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। देश के सबसे बड़े किसान आंदोलन का नेतृत्व करने से लेकर सियासी पिच पर पूरी तैयारी के साथ उतरे किसान नेताओं का जादू नहीं चला। चुनाव में किसान नेता पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गए। बीजेपी को किसान विरोधी बताकर राजनीतिक गलियारों में कदम रखने वाले किसान नेताओं की यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत सभी राज्यों में जमानत तक जब्त हो गई और चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। आज हम इसी पर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आंदोलन के शेर चुनाव में क्यों हुए ढेर, क्यों नहीं उनको जनता ने पसंद किया, वोट अपने लिए क्यों इकट्ठा नहीं कर पाए, खाता भी नहीं खोल सके और जमानत जब्त हो गई इनकी। कोई करिश्मा आखिर ये क्यों नहीं कर पाए। सियासी पिच पर किसान नेता क्लीन बोल्ड हुए तो हुए कैसे? क्या आंदोलन के शेर चुनाव में ढेर हो गए? यह अहम सवाल रहेगा। विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई, चुनाव में फेल हुआ चडूनी का फॉर्मूला। बहुत सारे समीकरण गिना रहे थे चुनावों के दरमियान, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पाक। एक भी सीट नहीं जीत पाए किसान नेता, ये बहुत बड़ी बात है। राकेश टिकैत ने अब बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ दिया है। कह रहे हैं टिकैत की बीजेपी को वोट लेने आता है। टिकैत के इलाके में बीजेपी को खूब मिले हैं वोट, यहां पर यह कोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देश के सबसे बड़े किसान आंदोलन का नेतृत्व करने से लेकर सियासी पिच पर पूरी तैयारी के साथ उतरे किसान नेताओं का जादू क्यों नहीं चला। चुनाव में किसान नेता पूरी तरह से क्लीन बोल्ड कैसे हो गए, इसी पर हम बात करेंगे। बीजेपी को किसान विरोधी बताकर राजनीतिक गलियारों में कदम रखने वाले किसान नेताओं की यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत राज्यों में क्यों नहीं चली, जमानत क्यों जब्त हो गई, इनका करिश्मा, इनका जादू क्यों नहीं चला, इसी पर हम बात करेंगे। चुनाव में मुंह की इनको क्यों खानी पड़ी। आइए पैनल से मिलवाते हैं आपको और जानने की कोशिश करते हैं इन तमाम सवालों के जवाब की आंदोलन के शेर आखिर चुनाव में क्यों हो गए ढेर। स्वामी इंद्र हैं हमारे साथ, किसान नेता। स्वामी इंद्र, बहुत स्वागत है सर, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आए हैं आप। नमस्कार। हमारे साथ प्रोफेसर विदुर रावल, प्रवक्ता बीजेपी। प्रोफेसर साहब, आपका भी स्वागत है, नमस्ते। संजीव भारद्वाज, नमस्कार, आप प्रवक्ता कांग्रेस हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक आर.एस. दहिया। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका भी। एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। शुरुआत स्वामी इंद्र आपसे कर लेते हैं। आंदोलन के शेर चुनाव में ढेर। देखिए नामिका जी, इस विषय को अगर हम गहनता से लें, अगर क्या लेना ही पड़ेगा। ये फैसला नहीं था कि हम चुनाव में जाएंगे जी। विषय ये है कि किसानों का जो आंदोलन था वो पवित्र था। हम जिस बात को लेकर दिल्ली की ओर बढ़े, हाँ। और हमारी अपनी सरकार ने आवाज उठा दीजिए अंदर थोड़ा, दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का जो काम किया, उसको जग जाहिर जो किसानों ने किया, आज आप इस बात से सहमत भी होंगे कि ये आंदोलन पवित्र था और देश की लिए लड़ा गया था। उस गरीब गुरबे की लड़ाई थी जो पीडीएस के अनाज के ऊपर आधारित है। एमएसपी की जो लड़ाई आज किसान अभी भी लड़ रहा है, उस गरीब गुरबे का क्या होगा जिसका अनाज पीडीएस के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। और सरकार को समझना होगा कि आप इस देश के उस गरीब गुरबे को, जिसकी अंतिम उदय की आप बात कर रहे हैं कि आखिरी पायदान बैठे आदमी से की बात मैं करता हूं, सरकार कहती है, उसके लिए आपने बजट में क्या प्रावधान किया। आप हैरान होंगे, पिछले बजट से इस बार बजट की कटौती हुई है एमएसपी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में देश के अंदर गरीबी बढ़ने जा रही है, लोगों के रोजगार छीनने जा रहे हैं। तो किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, और संयुक्त किसान मोर्चा हो, भारतीय किसान यूनियन हो, उनका मैनिफेस्टो कहीं नहीं कहता कि हम इलेक्शन में जाएंगे। और हमने अपने साथियों को कहा था, ये उतावलापन अच्छा नहीं है। आप दूसरे केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन में आए, आंदोलन की रोटियां सेकें और तुरंत हम जो है राजनीति करें। अरे सर, आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं केजरीवाल का कि दूसरे केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तो आपको रोकना ही नहीं चाहिए था। पंजाब में तो आंधी आ गई उनकी। आप एग्जाम्पल कुछ और दीजिए, वो आपकी बात को सूट नहीं कर रहा। बिल्कुल वही मैं कहने
नहीं, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, हर आंदोलन से राजनीति नहीं निकल सकती, और किसानों का जो आंदोलन है गैर राजनीतिक आंदोलन है, आगे भी इस तरह रहेगा। और आप देखिए, अगर सरकार देश के खिलाफ कोई कार्य करेगी, भले कोई राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो या आपके आम आदमी पार्टी हो या देश की सरकार हो, भारत सरकार हो, जिसके अंदर बीजेपी की जो शासन है, और वो ऐसा काम करेंगे, किसान देश के अखंडता के लिए लड़ाई लड़ेगा और देश के युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ेगा, और वो हम लड़ रहे हैं। जहां देश का बेटा देश की सीमाओं की रक्षा करता है, देश का किसान का बेटा देश की आंतरिक सुरक्षा की लड़ाई लड़ता है, तो पेट भरने का काम भी तो किसान करता है। ठीक है स्वामी जी, क्या लगता है क्यों जनता ने नकार दिया? एकदम जमानत ही जब्त हो गई, क्या वजह दिखती है आपको इसके पीछे? पहली बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये मैं ईमानदारी से बताऊंगा आपके पैनल पर मैं लगातार रहा हूं, और लगातार इस आंदोलन में आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि आप निष्पक्ष तरीके से ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्टिंग करते रहे। आपके जितने भी पत्रकार साथी हैं, जो सोनीपत से हों, भले आपके झज्जर से हों, आपके और तमाम क्षेत्रों से हों, वो तमाम हमारे किसानों के आंदोलन को आप कवर करते हैं और ग्राउंड जीरो पे जाकर करते हैं और निरपक्षता से करते हैं, इसके लिए आपको साधुवाद है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि किसान यूनियन का जो गठन हुआ था चौधरी महेंद्र सिंह के टाइम में, जिसमें शरद जोशी जी थे, पंजाब के दूसरे किसान बड़े नेता थे, उस समय की बात कर रहा हूँ, 86-87 के दौर की बात कर रहा हूँ। उसमें क्लियर कहा गया था कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम देश की राजनीति को स्वच्छ करने का काम करेंगे, नीतियों को हम सही तरीके से आगे लागू कराने का काम करेंगे। तो यही कारण रहा है कि किसानों को जो है देश की आजादी से लेकर और देश की अखंडता तक का जो अगर दौर देखेंगे, तो किसान जो है देश को बनाने का काम कर रहा है, ना कि बिगाड़ने का काम कर रहा है। जो राजनीति वाली बात है उसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसानों ने इसके लिए अभी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन तैयार नहीं किया। चलिए, आपकी आवाज चली गई। सरकारों से राजनीतिक दल है। ठीक है, संजीव भारद्वाज जी, सियासी पिच पर किसान क्लीन बोल्ड कैसे हो गए? जी, जो ये आपकी शब्दावली है, तो इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बदल दूं फिर? यहाँ नहीं, क्लीन बोल्ड है ना, बात दरअसल ये है कि उनका जो आंदोलन उनके अपने लिए था, अपने हितों के लिए था, वो वाकई ही जो स्वामी जी ने बात कही है वो बहुत पवित्र था और उनकी जायज मांगों की तरफ था। जहां तक राजनीति में आने का सवाल है, ये भी मैं स्वामी इंद्रजीत जी की बात से सहमत हूँ कि वहाँ बहुत से वर्ग बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप विधानसभा का या आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, तो हर एक की राय अपने वर्ग के हिसाब से डिफरेंट हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख वोट हैं तो 3 के 3 लाख किसान आंदोलन से सहमत हैं या 3 के 3 लाख किसान हैं। फिर दूसरी बात ये, जहां जहां इलेक्शन हो रहा था, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं कि पंजाब का एरिया या आप कहें यूपी का कुछ एरिया, इधर बागपत साइड का, या 1-2 एरिया और इफेक्टेड थे, उससे ज्यादा बहुत लंबे, बहुत दूर तक किसानों का ये आंदोलन, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र थे उसमें 2 क्षेत्रों में ही इलेक्शन हुआ है, पंजाब या आप कहें यूपी का कुछ एरिया। तो इसके अंदर हम ये मानेंगे कि स्वामी जी बड़े नपे तुले शब्दों में स्वामी जी ने सारी बात इस डिबेट की रख दी कि एकदम इतनी जल्दी करना कि भाई हमारी जो डिमांड थी उस पर सब सहमत हो जाएं या उन डिमांड्स के, और फिर दूसरा सभी के सभी किसान नेता इस बात से सहमत नहीं थे कि हमें राजनीति में कूदना चाहिए। जिनका बहुत पवित्र रिलेशन था या जिनका बहुत पवित्र इस अपनी डिमांड्स को, अपने वर्ग की डिमांड को रखने का था। ये मैं पवित्र मैंने स्वामी जी से भी सुना, आपसे भी सुन रही हूँ सर, बड़ी माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ। मैं किसान आंदोलन में थी, मैं किसान हूँ मान लीजिए, ठीक है, अगर मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ तो मैं अपवित्र कैसे हो गई?
नहीं, मेरा भी पवित्र इंटेंशन था। जब मैं आंदोलन में थी मेरा भी पवित्र इंटेंशन था। अगर आंदोलन पवित्र था तो अगर मैं वहां से चुनाव लड़ना चाह रही हूँ तो वो अपवित्र इंटेंशन कैसे हुआ? ठीक है, जमानत जब्त हो गई, इस दफा नहीं, अगली बार सही। हम ऐसे भी तो देख सकते हैं। संजीव, दूसरे की भी सुन लिया। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। नहीं, मेरे को बीच में कोट करना था, मैंने किया। बोलिए। नहीं, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि संजीव जी बोलिए 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 सर, बोलिए। प्रॉब्लम पवित्र शब्द का स्वामी जी ने जो मैंने पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया वो इसलिए किया कि वो अपने वर्ग के लिए जो जायज बातें थी उस बात पे वो संघर्ष कर रहे थे, ना कि वो राजनीति में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और उनका अपने वर्ग के लिए एक बात, जायज डिमांड्स के लिए अपने प्राणों की आहुति देना। मैं बार बार आपको ये करूंगा कि 700 के करीब लगभग किसानों ने प्राणों की आहुति दी। वो राजनीति आंदोलन की बात ही नहीं हो रही है ना प्रभु। फिर मैं रोक दूंगी, फिर आप बोलेंगे कि आपकी प्रॉब्लम है कि आप सुनते नहीं। आंदोलन की बात ही नहीं हो रही है। किसान नेता जो चुनावी समर में उतरे थे वो एकदम से उनको हार जो मिली है उस पर बात हो रही है ना सर? अनामिका जी, अनामिका जी, जी जी, अनामिका जी, उनका अपना खुद का निर्णय था वो, ना कि पूरे संगठन का, किसान संगठन का इलेक्शन में लड़ने का समूचे किसान संगठन का निर्णय नहीं था। ठीक है सर, ठीक है प्रोफेसर, ठीक है प्रोफेसर विदुरावल, ठीक है संजीव जी, प्रोफेसर विदुरावल। सबको क्लीन बोर्ड कहना ठीक नहीं है कि क्लीन बोर्ड हो गया सारा कुछ, ऐसा ठीक नहीं है। अच्छा अनामिका जी, अनामिका जी, हाँ सर, क्लीन बोर्ड कहना ठीक क्यों नहीं है प्रोफेसर अनामिका जी? आज बड़ी दिलचस्प क्लीन बोर्ड कर रही है आप, सारों को क्लीन बोर्ड आज बड़ी, उसमें दूसरे अरे सारे कहा चुनावी मैदान में उतरे थे संजीव जी। संजीव जी, स्वामी इंद्र नहीं लड़े थे, नहीं लड़े थे, लड़े थे क्या इंद्र जी? चली जाती है बोलते बोलते सारों। संजीव भारद्वाज, प्लीज डोंट टीच मी, प्लीज डोंट टीच मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप मत समझाइए मुझे, आप मुझे मत समझाइए। मैं फिर बोलूंगी, सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड कैसे हो गए प्रोफेसर विदुरावल? जो चुनावी मैदान में उतरे थे, आप समझ नहीं रहे सर क्या? सभी की जमानत जब्त कैसे हो सकती है? संजीव भारद्वाज क्या बात कर रहे सर? आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं, आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं, सभी की जमानत कैसे जब्त हो सकती है सर? संजीव भारद्वाज, संजीव जी, आप ऐसे क्या प्रॉब्लम है? आप बहुत अच्छे से डिबेट करते हैं। आप देखिए, आप बहुत अच्छे से डिबेट करते हैं संजीव जी। सर आपके शब्द थोड़ी बोलूंगी मैं, आपके शब्द थोड़ी बोलूंगी। संजीव जी, किसान नेता को ये टॉपिक बुरा नहीं लगा, आप ज्यादा तमतमा गए प्रभु। क्लीन बोर्ड का क्या मतलब है? जिन्होंने लड़ा वो हार गए, ठीक हो गया काम कि भाई उनका। नहीं, मैं बताऊंगा, मैं मतलब कांग्रेस की बात तो ही नहीं रही है संजीव जी। मैं बताऊंगा, मैं नहीं जा रहा, मैं किसान संगठन की बात कर रहा हूं। अरे सर उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। किसान का बेटा संजीव भारद्वाज, एक सेकंड संजीव जी, संजीव भारद्वाज बहुत ज्ञानी है आप। जमानत उन्हीं की जब्त हो सकती है जिन्होंने चुनाव लड़ा। फिर आप मुझे क्या अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रहिए प्रभु, आप रहिए प्रभु। प्रोफेसर विदुरावल बोलिए, सियासी पिच पर कैसे क्लीन बोल्ड हो गए ये किसान जो चुनावी मैदान में उतरे थे? प्रोफेसर विदुरावल जी, आज की आपकी डिबेट बड़ी दिलचस्प होने वाली है। संजीव जी बहुत अच्छे से डिबेट करते हैं। हाँ। आज किस कारण से बौखलाए हुए हैं, मूड खराब है, लेकिन मैं समझ भी सकता हूं कारण क्या है। हाँ। उस पर नहीं जाएंगे, शब्दों से नहीं बौखला रहा हूं। आज का कुछ और बात है। अच्छा चलिए जी। तो हुआ ये कि आपने तो कहा कि क्लीन बोल्ड हो गए, और आपने कहा कि वही क्लीन बोल्ड हो गए जो चुनाव लड़े हैं। मैं तो इससे इतर बात कहना चाह रहा हूं, जो चुनाव नहीं लड़े वो भी तो चुनाव लड़ रहे थे, जो हर रैली के अंदर चिल्ला कर कह रहे थे कि भाजपा को वोट मत देना, किसी को वोट दे देना, जो कह रहे थे कि भाजपा की वोट कुकू ले गई, वो भी तो चुनाव लड़ रहे थे। और जो नहीं लड़ रहे थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी पार्टी उतार दी, चंदा मात्र पार्टी। चंदा इकट्ठा करने के लिए आंदोलन खत्म हो गया था। पहले तो बड़ी तकलीफ हुई कि आंदोलन क्यों खत्म हो गया, चंदा आ रहा था, चंदा खत्म हो गया आना। फिर पार्टी बना दी ये सोच के कि चंदा और मिलेगा। फिर पंजाब के अंदर अपने उम्मीदवार उतार दिए,
अब खुद क्यों नहीं उतरे उसका कारण बताता हूं। क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी, कमीशन एजेंट गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की श्रीमती जी वो चुनाव लड़ी थी और वो यहीं हरियाणा के अंदर लाडवा से चुनाव लड़ी थी और मसा 1000 वोट आया था उनको। तो ये जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, ये चुनाव लड़ते रहे हैं, ये सब जमानत जब्ती लोग थे। ये असल में किसान की खाल में ये भेड़िए थे जिन्होंने किसान का नुकसान किया। मासूम किसान को इन्होंने इस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर दिया उस नाम का, जिस प्रकार से आज से 830 साल पहले मोहम्मद गोरी ने गाय को खड़ा करके गौओं को छोड़कर एक युद्ध जीता था। गौओं की खाल आगे करके पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों के सामने एक युद्ध जीता था। लगभग वही काम इन्होंने किया, क्योंकि किसान का नाम पवित्र है। इनमें से कोई किसान नहीं है, स्वामी इंद्र किसान नहीं है, अपने जीवन में कभी खेती नहीं की इन्होंने। इसी प्रकार से कमीशन एजेंट गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नहीं है, मैं किसान हूं, मेरा हल्फनामा देखिए, किसान हूं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ने जब चुनाव लड़ा था तो हल्फनामे में कमीशन एजेंट थे वो। इसी प्रकार से राकेश टिकैत 2 बार जमानत जब्त करवा चुके हैं और राजनीतिक पार्टियों से करवा चुके हैं। और कौन सा चुनाव नहीं लड़ेंगे? जब से ये आंदोलन चला हर जगह तो जाते थे। बंगाल गए, वहां पर हमारी 25 गुना सीटें बढ़ गई। पहले 3 सीटें आती थी, अब 75 आई हैं। हम अहमदाबाद जाकर इन्होंने कहा कि भाजपा को नहीं वोट देना, वहां पर हमने अपना वोट प्रतिशत 33% तक बढ़ा लिया और हमने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। जो जिनके लिए गए थे उनकी जीत का मार्जिन आधा रह गया। और अब उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, पंजाब से लेकर मणिपुर तक और गोवा तक, एक कहावत है ना जी कि चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दुबे बनकर लौटे हैं। तो अब जब भाजपा के खिलाफ इतना जहर उगल रहे थे, तो आज किस बात का पवित्र आंदोलन, जिसने किसान को उन कृषि कानूनों से वंचित कर दिया, वो कृषि कानून जो कि किसान की समृद्धि की प्राचीर लिखने की क्षमता रखते हैं, उनको वंचित कर दिया। किसानों ने इनको सबक सिखाया। इनमें से कोई किसान नहीं है, इनको किसान मत कहिए और ये तो बिल्कुल ना कहिए कि ये किसान क्लीन बोल्ड हो गए, क्योंकि किसानों ने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया। इतनी बात में मैं सहमत हूं। और अभी भारद्वाज जी ने जो बात कही उनकी बात से मैं इतना जरूर सहमत हूं। उन्होंने कहा कि भाई जरूरी थोड़ी है कि किसान इनका समर्थन करें या इनसे सहमत हो। किसान पहले दिन से इनसे आज सहमत थे। ये बक्कल उतारू जो लोग थे, ये गोला लाठी वाले जो लोग थे, ये लाल किले पर तमाशा करने वाले, देश को शर्मसार करने वाले जो लोग थे, जो किस देश के किसान के सौभाग्य पर कुठाराघात करने वाले ये लोग, कृषि कानून, ऐतिहासिक कृषि कानूनों को वापस करवाने वाले कलंकित ये लोग जो थे, इनसे किसानों ने बदला लिया है। बहुत भारी भरकम किसानों की लाठी में आवाज नहीं होती। शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। क्या वो सभी को, आप उन सभी को कलंकित कह रहे हैं? आप सभी को कलंकित कह रहे हैं जो आंदोलन का हिस्सा थे? क्या सभी ने उपद्रव मचाया था? ये कलंकित है, मैं बताता हूँ। आप अच्छा नहीं, ये कलंकित लोग हैं। हाँ। देखिए इनका काम क्या था मैं बता देता हूँ। ये काम क्या है मैं बता देता हूँ। इनका काम क्या रहा है, इनका इतिहास बताता हूँ। देखिए, अपने गांव से खड़ा हो कोई और खुद को देश का सबसे बड़ा किसान नेता बताए और अपने गांव में भी हार जाए, अपनी विधानसभा में 1000 वोट ले, ये क्या होता है, कब होता है, ये मैं बताता हूं। अनामिका जी 1 मिनट का समय और देना मुझे। बोलिए। जब आप मिलों के अंदर जाकर अपने आंदोलनों को बेच के आ जाते हो 5-5 हजार रुपए में, जब किसानों के नाम पर आप छोटे छोटे आंदोलन खड़े करते हो और फिर मिल मालिक के पास जाकर 5-5 हजार में किसान को बेच के आते हो, तो किसान को आज नहीं तो कल पता चलता है। और जब फिर ये चुनाव लड़ते हैं तो किसान इनको सबक सिखाता है। इनकी छवि कैसी है, ये जो किसान नेता बने फिरते हैं, इनकी छवि है गांव के अंदर इनको शादी के न्योते नहीं आते। इनकी गांव के अंदर छवि क्या पता करो, ये तो मीडिया ने इनको सिर पर चढ़ा के रखा और जनता ने इनको दिखाया। देखो, देश का लोकतंत्र मजबूत है और देश के लोकतंत्र की आवाज, बाबा साहब अंबेडकर के लोकतंत्र की आवाज, छोटू राम के लोकतंत्र की आवाज, ये वो लोकतंत्र की आवाज है जितने चौधरी चरण सिंह किसान के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। ये उसी लोकतंत्र ने इन फर्जी भेड़ियों को, जो कि किसान की खाल उड़े घूम रहे थे, इनकी खाल उतार दी, इनके बक्कल उतार
उतार दिए और इनको इनका असली रास्ता दिखा दिया। जाना तो मुझे आर.एस. दहिया के पास था, आर.एस. दहिया के पास एक क्विक रिएक्शन, लेकिन मैं स्वामी इंद्र आपसे लेकर जाना चाहूंगी, बहुत जल्दी खत्म कीजिएगा। क्विक रिएक्शन स्वामी इंद्र, जल्दी से। आर.एस. दहिया का समय आपको दे रही हूँ, उनको ज्यादा समय देना पड़ेगा। हाँ। ये बीजेपी के प्रवक्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता जी में किसी लहजे से प्रोफेसर नहीं लगते। इन्हें शब्दों का चुनाव करते समय सोचना चाहिए था कि अरे मैंने अभी अपनी प्रोफेसर दिखा दी, आप किसान नहीं लगते कहीं से भी। आप किसान आपको सुना मैंने, प्लीज बोले दीजिए, मैंने उनको बस थोड़ा अच्छा जोर ज्वार में फर्क क्या होता है? रुक जाइए ना डॉक्टर साहब, देखिए आप क्या कह रहे हैं। आप ये देखिए, इन कानूनों की वजह से प्रदेश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश से, राष्ट्र से क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई। आप या तो प्रधानमंत्री जी को नहीं मांगी हैं या गलत जानकारी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, किसान आंदोलन को दिखा रहे हैं। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं समझा नहीं पाया इसलिए माफी मांग रहा हूँ, समझा नहीं पाया इसलिए माफी मांग रहा हूँ, समझा नहीं पाया इसलिए माफी मांग रहा हूँ। झूठ मत बोलिए। चलिए ठीक है, हो गया बस प्रोफेसर साहब रुक जाइए। आर.एस. दहिया, वाह वाह, आपका विश्लेषण क्या कहता है, ऐसा क्यों हुआ? मीठे मुंह। ठीक है स्वामींद्र, रुक जाइए, एक बार विश्लेषण ले लेने दीजिए, फिर आ जाती हूँ मैं। रुक जाइए। नहीं, जनता के मुंह मियां मिट्ठू, जनता ने मुंह में लड्डू दिया, हमारे जनता ने दिया है। आपके लड्डू नहीं लिए हमने, अपने हाथ से भी नहीं डाले, जनता ने, देश की जनता ने हमें लड्डू दिया है। ठीक है सर, ठीक है सर, चार जगह बोलेंगे। ठीक है स्वामी जी, रुक जाइए ना, रुक जाइए स्वामी जी, बोले दीजिए दहिया साहब को, उनकी बारी बहुत देरी में विचार नहीं आया। अरे प्रभु रुक जाइए, दहिया साहब बोलिए। अनामिका जी सर, मैंने सभी महानुभावों की बातें सुनी। बिल्कुल। हाँ, मैं डिबेट में हिस्सा लेने से पहले या मैं अपना विश्लेषण देने से पहले सभी महानुभावों को बता देना ये चाहता हूं कि मुझे एक महाभारत की बात याद आती है। जी। एक बार जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कहा कि तुम पांडवों को नहीं मारते, ये है, उन्होंने लालछन लगाए उस पर, तो उस भीष्म पितामह ने कह दिया, अच्छा मैं कल वध कर दूंगा उनका, पांडवों का। इस बात का पता श्री कृष्ण जी को लगा। श्री कृष्ण जी तुरंत द्रौपदी के पास आए, उन्होंने कहा कि तुम भीष्म पितामह के पास जाओ और मैं साथ चलूंगा, आशीर्वाद लो उनसे। तो वो भीष्म पितामह के पास गई, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। उन्होंने उनका हथियार छीन लिया है, और अब वो उनको कैसे मार सकता है पांडवों को, जब उसको सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण अकेली नहीं आई, तुम्हारे साथ कौन है? बोला श्री कृष्ण जी हैं। ये डिबेट में जितनी बड़ी बड़ी भाषाएं बोल रही ना, तो मैं ये कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको निहत्था कर दिया और श्री कृष्ण जी की भूमिका निभा के और सबको उन्होंने ये बिल, कृषि बिल वापस ले लिए। किसान के पास कोई मुद्दा रहा नहीं, उन्होंने एमएसपी की ऊपर कमेटी बना दी। इसके लिए पब्लिक बहुत समझदार है। उन्होंने जब ये देखा कि जब किसान के पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात मान ली है, तो वो क्यों ऐसी वो करें। और फिर दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा अनामिका जी कि किसान की कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं होती। किसान की सभी जो सरकारें आ जाती हैं सभी किसान की होती हैं। और ये एक भाई बोल रहा था अपवित्र किसान का नाम लेना ही पवित्र है, अपनी जबान पवित्र करना। किसान शब्द जबान पर आ जाता है तो जबान पवित्र हो जाती है। मैं उस महानुभाव को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अक्षमा याचना करें, ये जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम सब वो है और किसान जो संगठन राजनीति में हिस्सा ले लेता है ना, वो संगठन कभी भी किसान का वो नहीं करता, भला नहीं कर पाएगा, या मजदूर का भला वो ही करेगा जो केवल मजदूरी की बात करेगा, या किसान का भला वही करेगा जो केवल किसानी की बात करेगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो, मैं तो आभारी भी हूं या विश्लेषक के तौर पे, ये उन्होंने एक सारा हथियार उनसे छीन के और उनको दे दिया। अब ये कोई कितना कहे जाए, अब वो डकैत थे, वो थे फलाना, कुछ नहीं, वो सारा का सारा अगर कोई बात है तो वो सारा श्रेय मैं प्रधानमंत्री जी को देता हूं, जिन्होंने ये सारे किसान आंदोलन को एक यानी दशमलव पर लाके छोड़ दिया। क्योंकि
महाभारत के बाद एक और के साथ मुझे याद है, महाभारत के बाद सब पूछने लगे अभी किसने लड़ाई करी, कौन जीता कौन हारा, किसने ज्यादा वध किए। तो एक कहने लगा कि श्री कृष्ण जीते। बोला जी मैं बताऊं? बोला हाँ बताओ। बोला जी मुझे तो एक सुदर्शन चक्कर था, वो सबको काटता हुआ नजर आया है और उसी ने वो किया, कोई नहीं लड़ा। तो ये जो भाई है पवित्र बता रहा है ना, ये वैसे ही बोल रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी का लाख लाख शुक्र है, हर किसान उनका आभार व्यक्त करेगा अगर वो एमएसपी की अपनी बात को खरी उतरते हैं, और तो सारा किसान वर्ग हमेशा ही उनके साथ रहा है। तो ये बातें आपस में नहीं होनी चाहिए। किसान होता है, किसान दो डबल काम करता है, उसके बच्चे सीमाओं की रक्षा करते हैं और किसान हर उसका पेट भरता है। ठीक है। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, राकेश टिकैत का बयान सभी टीवी चैनल पर चल रहा था, हमने भी दिखाया। वो ये कह रहे थे कि जिसको वोट दिया है उसके घर में हम छोड़कर आएंगे। उसके एक दिन पहले से ये बयान चल रहा था कि उसके घर तक हम वोट पहुंचा कर आएंगे, कोई ठीक नहीं है कभी ईवीएम में गड़बड़ी कर दें। बाद में सामने यह आया एक दूसरे रिपोर्ट के मुताबिक कि टिकैत का जो इलाका है जहां पर उनका अपना दबदबा माना जाता है, वहां पर भी बीजेपी को वोट ज्यादा पड़े और खूब वोट पड़े। जो किसान है वो बीजेपी से खिलाफ कहाँ है? जो किसान, हर पार्टी हर सरकार किसान की होती है। किसान परेशान कब होता है? जब वो किसान विरोधी कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने किसान विरोधी काम किया तो वो उसको हटा दिया। बीजेपी किसान विरोधी काम करेगी और तो वो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसान किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक संगठन का किसान नहीं होता। अनामिका जी आप ये मान के चलो। और ये जो भाई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं, हर व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ होता है, उन्होंने इस प्रकार की भाषा, ये क्लीन, ये पवित्रता की या किसी को कमीशन एजेंट का या किसी को ये नहीं, हम एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए। और किसान वो कौन सर्टिफिकेट, हम किसी को सर्टिफिकेट थोड़ी बांट सकते हैं अब ये किसान है या ये कमीशन एजेंट है? किसान होता है। दहिया जी एक बार मैंने बड़े धैर्य से आपको सुना। धैर्य जी। हाँ सर बोलिए सर। आपने बखूबी कहा कि किसान भाजपा के विरोधी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। किसान भाजपा का समर्थक है। नहीं मैं हाँ बोलिए। एक व्यक्ति पूरे चुनाव में, एक मिनट दहिया जी मुझे बताने दीजिए। एक व्यक्ति पूरे चुनाव में घूम घूम कर यह कह रहा था कि भाजपा को वोट मत देना, तो मैं तो यह कह रहा हूं कि वो व्यक्ति किसान नहीं था। इसमें आपकी बात का ही तो समर्थन कर रहा हूं। आप भी कह रहे हैं कि भाजपा के साथ किसान था, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि भाजपा के साथ किसान था। और जो व्यक्ति भाजपा के साथ, वो व्यक्ति जो कि यह कह रहा था कि भाजपा की वोट तो कोकू ले गई, वो तो किसान नहीं है ना जी, वो तो शराब का ठेकेदार है ना। सर वो तो वही है ना, ये शराब का ठेकेदारी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो उसका अपना मत, सर वो उसका अपना मत हो सकता है। शराब के ठेकेदारी की तो संज्ञा बहुत बड़ी लंबी हो जाती है। किसी सम्मानित आदमी को शराब का ठेकेदारी करना अच्छी बात नहीं है। दहिया जी बस एक वाक्य मेरा पूरा। हाँ सर बोलिए। मेरा एक वाक्य, देखिए आपका अपना मत है, मेरा अपना मत है। और मैं राकेश टिकैत के गांव के पास 2 महीने तक चुनाव प्रचार करके आया हूं और खूब अच्छे से जानता हूं कि उनके गांव के आसपास के क्षेत्र में उनकी किस प्रकार की छवि है, किस प्रकार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जो मेरे भी नेता हैं, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत के साथ उन्होंने अन्याय किया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने आजीवन संघर्ष किया था कि किसी प्रकार से बिचौलियों के चंगुल से निकाला जाए किसान को। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया था। उनका वोट क्लब का आंदोलन किस बात का था? इसी बात का तो था। ये इस प्रकार से कहते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन साचे और पूत कपूत तो क्यों धन साचे। तो जो कपूत है या सपूत ये तो देख लेंगे, आप लोग तय कर लीजिए। लेकिन जिसने चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के विचारों के साथ, उनके साथ अन्याय किया, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप पर छोड़ता हूं। वो आपके नेता हो सकते हैं, मेरे किसान के रूप में नेता नहीं है। सर मैं किसान का बेटा हूं। सर ये किसान का कोई नेता नहीं होता। किसान अपने आप में एक सुप्रीम है।
किसान का मतलब है वो किसान का मतलब है सेल्फ सफिशिएंट, और किसान का नेता नहीं होता कोई कि आप उसकी उनके विचार है टकैत साहब के, और टकैत साहब के विचार गलत भी नहीं होते हैं। आप अपने विचार अपनी तरह रख सकते हैं, आप अपनी पार्टी से जुड़े हुए हो, आपने अपनी पार्टी लाइन से आपने बात की है, लेकिन आप विचार गलत है क्या? ना महेंद्र सिंह टिकैत जी के विचार गलत है क्या? ना राकेश टिकैत तो महेंद्र सिंह जी के विपरीत चल रहा है। अरे महेंद्र सिंह जी के विचार बोट क्लब आंदोलन पर क्या मांग थी? देखो चौधरी 1990 के बोट क्लब आंदोलन सर चौधरी छोटूराम जी, चौधरी चरण सिंह जी और महेंद्र सिंह जी टकैत, इन तीनों का नाम एक बहुत पवित्र सा से लिया जाता है और इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और चौधरी छोटूराम जी जैसा कोई व्यक्ति पैदा हो जाएगा तो उस दिन किसान की कोई समस्या नहीं रहेगी। दो लोग चुप बैठे, रुक जाइए। संजय भारद्वाज जी, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए और साथ में इस पर भी बोल दीजिएगा, मैं पहले ही बोल देती हूँ। अनामिका जी, जब जनता कोई अपना निर्णय सुना देती है, जनादेश दे देती है, तो उसके बाद तो एक ही वाक्य है, जो जीता वो सिकंदर। उसमें कोई बात, जितनी बातें मैंने चाहे जोश में बोली, चाहे आपसे बहस करते वक्त बोली, सारी मेरे साथियों ने वो बातें अपने अपने लहजे में, सारी वही बातें हम सब ने बोली हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी विधानसभा के अंदर सभी किसान नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि किसान की बात से सभी सहमत हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। एक वर्ड मैंने अपने में ये कहा था, दूसरा वर्ड मैंने ये कहा था, उस आंदोलन को पवित्र इसलिए बताया था कि उसमें हम ये भी ना भूलें कि बहुत से किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो जहां कोई अपने प्राण त्यागता है किसी आंदोलन के लिए, किसी अपनी डिमांड के लिए, मैं ये नहीं कह रहा था कि हमारा आज प्रधानमंत्री मान लो आदरणीय मोदी जी हैं, तो आज जब वो प्रधानमंत्री हैं तो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो कमेरा वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, कोई भी वर्ग किसी चीज से पीड़ित है, तो जो एक्शन ये दैया जी ने जो कहा, जो एक्शन उन्होंने लिया, चाहे भले ही वो देर से लिया, लेकिन जिस गरिमा की पोस्ट पे वो बैठे हैं, वो एक्शन बनता था। हम सबके प्रधानमंत्री वो हैं, वो किसी ऐसा नहीं, मान लो मैं कांग्रेसी हूँ तो मैं ये थोड़ी झुकला दूंगा कि वो आज मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और आदरणीय है। चलिए डिबेट पे आते हैं सर। राकेश टिकैत ने एक और बात कही है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। संजीव जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट लेने आता है। देखो ये तो उनकी कला है, इस बात पे हम कहाँ झुकलाएं कि भाई, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी माने कि आंदोलन का जो स्रोत था वो पंजाब से स्टार्ट हुआ था, और मेरे को ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि पंजाब के अंदर बीजेपी की करिश्माई जादू या बीजेपी का कोई किसी का असर नहीं हुआ। वो आपको भी पता है और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी पता है। आपका भी नहीं हुआ। जहां मैं तो मान रहा हूँ, हाँ। मैं तो जो जनता ने जनादेश दिया है, हम उसको सर माथे स्वीकार करते हैं, और नहीं भी स्वीकार करेंगे तो जनादेश तो दे दिया उन्होंने। उस बात पर तो हम लोगों की कोई टिप्पणी बनती नहीं। हम लोगों को सेवा भाव है हमेशा, मैं बताता हूँ, इस जीवन में लगे रहना चाहिए, या अगर किसी संगठन के साथ है तो सेवा भाव से, प्रजातंत्र को सेवा भाव की वजह से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, आजादी के बाद जो नेता प्रोफेसर विदुराव सेवा भाव की वजह ठीक है सर, ठीक है प्रोफेसर साहब बोलिए। ऐसे नहीं बनाया कि कोई संजीव जी मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आज मैं ये पैनलिस्ट की बातों को ही आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा पंजाब में भाजपा को समर्थन नहीं मिला। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर जिन लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया था, जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। पंजाब के अंदर जिन राजनीतिक लोगों ने समर्थन किया था और जो बाद में राजनीतिक लोग बने, उनका सुपड़ा साफ कर दिया। पंजाब में आंदोलन के मैस्कॉट कौन थे, कौन केंद्रीय सरकार को से इस्तीफा देकर
भाजपा से गठबंधन तोड़कर आए थे सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और उनके सुपुत्र सुखबीर सिंह बादल, दोनों को हरा दिया। किसने हराया? किसानों ने हराया जी। इसी प्रकार से हमारे साथ भी बेशक चुनाव लड़े, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इस आंदोलन के समर्थक थे, उनको किसानों ने हरा दिया। हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू और चढ़ूनी, ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के मुंह में लड्डू डाल रहे थे। इन दोनों के दोनों को कि एक की तो दोनों सीटों पर जमानत जब्त और एक को नवजोत सिंह सिद्धू को भी हरा दिया। तो आम आदमी पार्टी जो देश के अंदर सबसे पहली सरकार थी दिल्ली के अंदर नोटिफिकेशन देकर इन कानूनों को लागू करने वाली, उसको वहां पर सत्ता मिली है। हालांकि उनका भी रुख कोई बाद में अच्छा नहीं रहा, लेकिन कम से कम उनको किसान आंदोलन का समर्थक तो किसी ने नहीं कहा था, उनको जिताया। और जो कि किसान आंदोलन में से निकले हुए लोग थे, उनकी क्या हालत हुई एक बार सुन ले। 10 जगह पर उम्मीदवार खड़े किए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के उम्मीदवार सरबजीत सिंह जो हैं, उनको 743 वोट मिले, 0.82% वोट। चरणजीत सिंह जो अंजना से लड़े थे, उनको 583 वोट मिले, 0.48% वोट। मलविंदर सिंह को 1194% वोट मिले, 0.82% वोट। और जो इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, जिनके कहने पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत भी चुप हो जाते थे, वो सबसे बड़े जिनको नेता बताते थे पंजाब से आए हुए बलवीर सिंह राजेवाल, उनको समराला विधानसभा सीट से 4626 वोट मिले और वो 6ठे स्थान पर आए, केवल 3% वोट मिला। तो ये तो साफ तौर पर अगर राइटिंग ऑन द वॉल हम ना पढ़ना चाहे तो हमें आजादी है पूरी, लेकिन राइटिंग ऑन द वॉल क्या थी कि जिसने भी इस आंदोलन का समर्थन किया उसको किसानों ने जबरदस्त सबक सिखाया। ठीक है, इन लोगों ने किसानों का नुकसान कर दिया, इन्होंने अपनी तमाशा खड़ा करके किस प्रकार से किसानों को वंचित कर दिया इन स्वर्णिम कानूनों से, और इन कानूनों के तहत जो किसान समृद्ध होने वाले थे उनकी समृद्धि को लटका दिया। आगे और तरीकों से किसान को समृद्ध करने का सरकार प्रयास करेगी, लेकिन ये एक स्वर्णिम अवसर था। एक के बाद एक तीनों कानून जो है इतना पोटेंशियल रखते थे कि देश के किसान को समृद्ध करते, लेकिन इन लोगों को इसी बात की सजा दी है किसानों ने। ठीक है, स्वामी इंद्र आ रही हूं मैं, संजीव भारद्वाज जी एक बार घूम के आती हूँ। जी अनामिका जी, देखो जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जी, 2014 से जब देश के अंदर बीजेपी का शासन आया और अब तक का अगर आप आंकड़ा निकालेंगे, देश के प्रधानमंत्री ने आधी से बड़ी आबादी को बीपीएल से नीचे ले जाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश का जो इन्होंने चुनाव लड़ा है वो कैसे जीता? चुनाव खत्म हो चुका है। बहनों से अपील की, इंदर जी ये बातें आप रख चुके हैं, आपकी बातों को स्वीकार कर दिया। एक थैली इनसे ले ली, इन्होंने कहा कि आपने नमक खाया है बीजेपी का, इन्होंने कहा कि आपको 5 किलो अधिक अनाज मिला है, इन्होंने कहा कि आपको 1 बोतल तेल की मिली है। फिर गलत कह रहे हैं, आज फिर गलत कह रहे हैं। हमने नहीं कहा। अनामिका जी प्लीज इंटरवीन कीजिए। रोजगार को झूठ बोलने की आजादी नहीं होनी चाहिए आपके शो पर। हमने नहीं कहा ऐसा कभी भी। आपने कहा, हमने नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने बताया है। किसने बोला? जब हम बोलते हैं तो आप, यही आपके अंदर कला है, आपको सुनना। अगर हम आपको सुनते तो आपको हमें सुनना चाहिए। देश की जनता बोल रही है, आपको सुननी चाहिए। देश का किसान बोल रहा है, आपको सुनना चाहिए। आज देश को आप कहां ले गए हैं? अगर आपने रोजगार दिया होता देश के युवाओं को तो क्या वो बहनें, वो माताएं आपकी एक नमक की थैली लेने की लाइन में लगी होती? क्या कर दिया देश का आपने वोट खरीदने का काम किया। देश के लोगों को मजबूर करके आपने वोट खरीदिए दूसरे तरीके से। ये चोर रास्ता है आपका। पंजाब के अंदर देखिए कांग्रेस के लोगों ने क्यों नकारा, उसका आप समझिए कि पंजाब में कांग्रेस और अकाली से बीजेपी गठबंधन से लोग त्राईमान कर रहे थे। उन्हें मालूम है कि आपने पंजाब को नशे में बाकी 4 जगह कैसे जीतेगी बीजेपी? केजरीवाल की इसमें कोई कला नहीं है। स्वामी तीसरा विकल्प मिला। बाकी 4 जगह बीजेपी को क्यों स्वीकार कर लिया? जी मैं बता रहा हूं, देश वहां नमक की थैली के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। आज देश की जीडीपी कहां पहुंच गई? आज आप देखिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री उम्मीदवार हार गया,
लोगों ने अपना मैं आंदोलन के दरमियान भी सर स्वामी प्लीज सर प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आंदोलन के दरमियान भी रोजाना 10 डिबेट आपके साथ किया करती थी। हम ग्राउंड जीरो पर आए, आपके बीच में बैठकर हमने रिपोर्ट की। मैं तब भी आपको बार बार टोकती थी कि विषयांतर मत होइए, आपका पक्ष कमजोर पड़ जाएगा। आप लोगों ने विषयांतर होना आज भी नहीं छोड़ा। इतने विषयांतर हुए आप लोग, अभी भी आप अलग अलग विषयों पर चले जाते हैं जब आंदोलन की बात होती है। तो अनामिका जी देखिए, हमने क्लियर कहा सब्सटेंस किसान मोर्चा 500 से अधिक किसान संगठनों का एक मोर्चा था, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो राजनीति में जाने का क्लियर मना कर चुका था। और ये बहुत बड़ी भूल है जो गया, वो बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, बस यही रुक जाइए दया साहब। नहीं रुक जाइए रुक जाइए पॉइंट क्लियर होने दीजिए दया साहब। राजनीति में गए बहुत बड़ी भूल है, हमने मना किया था, वो फिर भी गए। इन्होंने दोहराया। इससे पहली बार जब इनके पास गई थी तभी भी इन्होंने ये बात कही थी। इस पर आपकी प्रतिक्रिया दया साहब। देखिए, ये मैं सही बात है, क्योंकि किसान कभी राजनीतिक नहीं होता। महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भी यही कहा था कि जब उन्होंने यूनियन या किसान यूनियन का गठन किया कि हम कोई एक राजनीतिक संगठन नहीं है, हम किसान की भलाई के लिए। अब क्योंकि राजनीतिक आदमी हो जाता है तो उसमें 20 तरह की बातें आ जाती हैं, 1000 तरह के प्रलोभन आ जाते हैं, और किसान इन बातों से दूर है। वो बेलाग होता है, उस पर कोई वो नहीं होता। जैसे जिस प्रकार वो कह रहे थे भी एक कहीं ना कहीं मैं यहाँ भी एक सहमत हूँ। एक हमारे नई 5-7 साल से एक नई बात आ गई है। एक तो इस चुनाव में लाभार्थी शब्द, और एक इसको सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शुरू किया था कि सबको प्रलोभन दे दो, और वो एक किस्म से इसका वो है भी सिंबल है वोट लेने का पक्का। और इस चुनाव में भी अब की बार एक नई परिभाषा आई है हिंदुस्तान में, जो कि हिंदुस्तान की सेहत के लिए खराब है। लाभार्थी का मतलब है आप किसी को प्रलोभन दीजिए और वोट लीजिए। इस पे अगर मैं राजनीतिक लोग मेरी बात सुन रहे हो तो मैं उनसे एक आग्रह करूंगा, जब भी कोई चुनाव आए तो वहां कभी भी कोई मुफ्त चीज या लाभ देने की बात ना कीजिए। केवल उनके देश को आगे बढ़ाने की बात कीजिए, देश को समृद्ध बनाने की बात कीजिए, युवाओं को नौकरी देने की बात कीजिए, अपना खुशहाल बनाने की बात कीजिए। जो लाभार्थी या देश के संसाधनों के साथ खिलवाड़ करता है ना राजनीतिक पार्टियां, वो मत कीजिए। ये नया परिभाषा आई है लाभार्थी वाली। लाभार्थी आप कहीं ना कहीं आप 5 राज्यों में, जैसे पंजाब में आप क्या समझते हो, अरविंद केजरीवाल वैसे जीत गया? नहीं, वो 300 यूनिट बिजली जिताएगी उसको और 20 तरह के प्रलोभन दिए गए। उनको ये नहीं पता केजरीवाल जी कैसी चीज है। वो पंजाब के लोग अब समझ जाएंगे वहां हो गया। अच्छा, दूसरा अपने यहाँ और राज्यों में, ये एक सेकंड मैम, और राज्यों में अब लाभार्थी अन्न दे दिया, तेल दे दिया, वो दे दिया, एक किस्म से प्रलोभन। वो भी नहीं होना चाहिए। उनके आगे बढ़ाओ, उनको पढ़ाई दीजिए, एजुकेशन दीजिए, नौकरी दीजिए, उनको बड़ी बड़ी वो इंस्टीट्यूशंस खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, इंजीनियरिंग वो कॉलेजेस खोलिए, उनको वो संसाधन दीजिए। ना कि लाभार्थी, कितना लाभार्थी आप एक महीने में आपको नहीं मिलेगा कुछ, अगले महीने में उसके बच्चे कहां जाएंगे? इसका मतलब वो एक किस्म से प्रलोभन है। रिपीट कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है संजीव, ये केवल अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। संजीव जी कोई बात नहीं, आप रिपीट करने दीजिए। हाँ कोई बात। सर आ रही हूँ एक संजीव जी आप जब बोल रहे थे तब से वो हैंड रेज कर रहे हैं, मैं गई नहीं, एक बार सुन लीजिए उनको। संजीव जी। अनामिका जी मैं 2 ही सेकंड लूंगा। बोलिए। ऐसा है, कुछ लोगों की राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा को हम लोग इस डिबेट से, किसानों के आंदोलन से या किसानों से, समूचे किसान का जो वर्ग है उससे जोड़ रहे हैं, जो कि ये ठीक नहीं है। वो उनकी खुद की कुछ लोग थे जिनकी महत्वाकांक्षा थी, उनको पता चल गया कि अगर तुम किसानी की और किसानों की बात करोगे तो जनता तुम्हें सुनेगी। अगर तुम अपने स्वार्थ वशीभूत होकर कोई बात करोगे तो जनता तुम्हें नहीं सुनेगी। कौन जोड़ रहा है?
ये बात एक तरह से बहुत अच्छी हुई है और किसानों ने इस बात का विरोध करके अपनी, मतलब क्या बोलता हूं मैं, कि अपनी बुद्धि का, सही बुद्धि का परिचय दिया है इस डिबेट से, ये बात निकल के आई। दूसरी बात, जो लाभार्थी का दहिया साहब ने भी कहा, स्वामी जी ने भी और प्रोफेसर साहब ने भी, रावल जी ने भी कहा, सबकी डिबेट में ये बात भी निकल के आई कि हम लोग जो स्टेट की सरकारें हैं, कर्जा ले लेकर कर्जे को लोगों पर बढ़ा बढ़ा के, अगर सभी का बजट आप देखें तो कर्जा हर स्टेट पे बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा। और जहां बेरोजगारी है, ये बात भी बहुत अच्छी मेरे किसी साथी ने कही कि तेल की, पानी की, हम सब पार्टी आ गई इसमें, कोई एक पार्टी को मैं इसमें दोषी नहीं बता पाऊंगा। ये सब बातें आ गई कि हम बजाय उनको कोई चीज का प्रलोभन देने के, अगर उनकी बेरोजगारी खत्म करें, वो सही दिशा में देश के निर्माण की तरफ हमारी बात होगी। तो इन्हीं बातों के साथ कुल मिला के जिन किसान नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए इलेक्शन लड़ा और किसानों ने उनको वोट नहीं दी, मैं समझता हूं अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय किसानों ने दिया है। इस बात में तो कोई अतिशोक्ति मुझे लग नहीं रही। ठीक है, प्रोफेसर विदुर रावल। थैंक यू। मैं मोटे मोटे तौर पर अपने भाई संजीव भारद्वाज जी, बड़े भाई संजीव भारद्वाज जी और पहली बार इंदर जी से भी सहमत हूं कुछ विषयों पर, एक एक करके बता देता हूं। पहली बात तो मैं ये पूरी तरीके से मानता हूं कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे, जो आंदोलन के सरगना थे, ये किसान नहीं थे, ये महत्वाकांक्षी लोग थे, किसान का चोला ओढ़ा हुआ था। ये मान लेता हूं कि कुछ किसानों को भरपाने में, बरगलाने में कामयाब हो गए, लेकिन अधिकांश किसान जो थे वो इनका खेल समझते थे, जानते थे, बिकॉज यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। और इसलिए जब पहला मौका उनको मिला उन्होंने दिखा दिया। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब तो भगवान के लिए इसको किसान आंदोलन कहना बंद कर दो। यह किसान आंदोलन नहीं था, यह किसान विरोधी आंदोलन था, जिसने किसान को वंचित किया उन कानूनों से जो कानून किसान को आजादी देते थे। ये उसको कैसे कह रहे हैं। दूसरा, इंदर जी ने कहा कि जो लोग चुनाव लड़ने गए और जिन्होंने राजनीति की, ये उनको किसान नहीं मानते। मैं भी तो ये कह रहा हूं, जिन्होंने चुनाव लड़ा वही नहीं, जिन्होंने ये कहा कि भाजपा को वोट ना दो, वो भी तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे थे। वो किसी के मास्कोट बनकर लड़ रहे थे। उल्टा अच्छा तो ये होता, खुद चुनाव में आते, अपनी बात समझ आती, अपनी बात रखते, अपना प्लान बताते। जो लोग इस प्रकार से बिकते थे बिल मालिकों के पास, इस बार बिके विपक्षी पार्टियों के पास, और इस बार जाकर भाजपा के विरुद्ध जिन्होंने प्रचार किया, वो भी तो राजनीति कर रहे थे। वो राकेश टिकैत जो सुबह उठकर भाजपा को अनाप शनाप बकना शुरू करते थे और रात तक होते होते जो इस प्रकार की हास्यास्पद बातें करते थे, जिन पर कुछ लोग तालियां बजाते थे, वो क्या थे? राजनीतिक थे। चुनाव ही तो नहीं लड़ रहे थे, राजनीतिक थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने पश्चिम यूपी में गया, 2 महीने तक मैं वहां पर रहा। तो मैं क्या राजनीतिक नहीं हूं क्या? मैं भी राजनीतिक हूं, लेकिन हमारी बात जो हमने कही उसको स्वीकारा गया। दूसरी एक बात बड़ी जल्दी से मैं पूरी करूं, लाभार्थी वाली। देखिए, सबका अपना मत होता है, किसी को किसी शब्द से दिक्कत हो सकती है, किसी को। लाभार्थी शब्द का भावार्थ आप समझिए। यह केजरीवाल वाला फ्रीबीज वाला काम नहीं है। यह एक टारगेटेड सेक्शन जो कि जरूरत में है उसको दिया जा रहा है। यह सभी के लिए 700 लीटर पानी दिन का मुफ्त नहीं किया जा रहा। यह उस वर्ग के लिए जिसकी कोरोना काल में विशेष रूप से, जिसके आय के संसाधनों में कमी हुई, क्या उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? कल को जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं या कभी पहले बढ़े थे, तो उस समय क्या आप लोग आकर नहीं चिल्लाते हैं कि सरकार सब्सिडी क्यों नहीं देती? जब सरकार पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देती है, उसको तो आप सरकार को विरोध करते हैं। और जब जिन लोगों के पास पेट्रोल और डीजल को चलाने के लिए साधन नहीं है, जिनके घर में चूल्हा जलाने के लिए कोरोना काल में किस प्रकार दिहाड़ीदार मजदूर जो थे, जिनके काम रुके गए, उन आज तक भी उनको पटरी पर नहीं आया उनका जीवन। एक बार बात पूरी कर, एक मिनट प्रोफेसर विदुर रावल स्वामी ने सवाल ये भी उठाया था। स्वामी जी रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रही हूँ।
प्रोफेसर विदुराबल, स्वामींद्र से शुरुआत हुई थी सवालों की, अब शायद भूल गए तो मैं याद दिला देती हूँ, नोट किया होगा आपने। उनके नमक तेल का तो जवाब दे दीजिए। जी हाँ जी, मैं नमक बताता हूँ। ये जो नमक है ना जी, जिन्होंने किसान का नमक खाकर किसान के साथ गद्दारी की, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, जो हमें कह रहे हैं उन्हें क्यों नहीं समझ आता कि देश की जनता 2014 से निरंतर हर चुनाव दर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है। नॉट फॉर नथिंग, कुछ अच्छा कर रहे हैं तभी दे रही है। आपको यह बात क्यों नहीं समझ आती? ऐसा क्यों आपने समझ के दरवाजे बंद क्यों कर रखे हैं? मेरा आपसे निवेदन है, आप वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, दुनिया में आंख खोलकर देखना शुरू करो। आपकी नफरत है, जो हमने 8 साल में देश को चहुमुखी विकास किया है, हमने 8 साल में देश को सर्वोच्च स्थान पर लेकर गए हैं। हम 8 साल में देश के भीतर गरीब का उत्थान किया है। हमने नहीं, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। इस बात का एक वाक्य में जवाब देने दीजिए मुझे। स्वामींद्र जी का जवाब एक वाक्य में देने दीजिए मुझे, केवल एक वाक्य में। स्वामींद्र ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा करके सर, प्लीज स्वामी जी नोट करें। बोलिए। स्वामी जी थोड़ा वेट कीजिए, संजीव जी से होते हुए आऊंगे आपके पास। आपको 2 मिनट स्वामी जी बौखलाए हुए हैं। ठीक है, आज संजीव जी भी बौखलाए हुए हैं। हाँ, नहीं आप शांत होगा, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं एक वाक्य में बताता हूँ, वो स्वामी बाद जी में नोट कर। मुस्कुराने लगते हैं, वो पहले डरा देते हैं, बाद में मुस्कुराने लगते हैं। तो मुस्कुराते हुए स्वामी जी नोट करें। बात सुनिए। हमने 8 साल में आ रही प्रभु, आ रही। हमने 8 साल में हाँ, डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसान को जो लाभ है सीधा उसके खाते में पहुंचाया। उसको एमएसपी को बीच के बिचौलियों को डाका नहीं मारने दिया। आप किसान की बात करते थे, लेकिन आपने इस कदम का विरोध किया। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जब कांग्रेस की सरकार थी, तब स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि 85 पैसा जो बेचते हैं वो दलाल खा जाते हैं। हमने वो 85 पैसा, और सुनिए, हमने गरीब कल्याण का काम किया, हमने देश की अस्मिता को बढ़ाया। आज युद्ध काल में भी आज सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। केवल भारत अपने नागरिकों को लेकर आ रहा है। हमने ये किया, हमने देश के प्रधानमंत्री ने गरीब के अंदर काम करने का, उत्थान करने का किया। हमने देश की जीडीपी को 1.5 गुना किया। हमने महंगाई को कंट्रोल किया। हो गया। चलिए, तो इनको ये पता चल जाना चाहिए, हमने 8 साल में वो कुछ किया, हमने 8 साल में वो कुछ किया जिसके बाद लोगों को हमारे अलावा दूसरी जगह देखना बंद कर दिया। हमने काया पलट किया है। हो गया राहुल साहब, हो गया प्लीज। हमने 8 साल में उतना काम किया जिसके बाद देश की जनता ने कहीं और देखना ही बंद कर दिया। तो चुप ही नहीं होंगे। ठीक है प्रोफेसर साहब, रुक जाइए। हाँ संजीव जी। अनामिका जी, हाँ, जो राहुल, देखिए, देश की जनता का सम्मान कीजिए। देश की जनता का, देश के जनमत का सम्मान कीजिए। आप किसी भी दल में हैं, जनता के बुद्धिमत्ता पर सवाल न खड़े कीजिए। हो गया। फिर स्वामींद्र 1 to 1 नहीं चल रहा है, मुझे फिर फेडर डाउन करना पड़ेगा। अभी स्वामींद्र का फेडर डाउन कीजिए। संजीव जी बोलिए। सर, मैं संजीव जी के बाद ही आपकी बात सुनूंगी। आप शांत बैठिए प्लीज। संजीव जी, हाँ जल्दी। रावल जी सबसे एक तरह से ये वो कर रहे हैं कि सबकी बातों पे मैं बौखला गया, ये बोल रहे हैं। पहली बात तो कोई सीटों का इजाफा नहीं हुआ है, बहुमत जरूर आया है। राहुल साहब को ये ज्ञात होना चाहिए, वो पोजीशन नहीं आई जिसको वो एंजॉय कर रहे थे। एक बात। दूसरी बात, ये जो डिबेट हम लोग करते हैं, अगर हम एक संगठन बना के प्रवक्ता 5-7 गांव में 5-7 जगह जाके किसानों की हालत आज के दिन जब कहा जाता था, बिल्कुल। चलिए ठीक है, वो पोजीशन नहीं है जिसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपसे बेहतर पोजीशन में। स्वामींद्र 10 सेकंड जल्दी से। हो गया सर, बस सर, नहीं है, वक्त नहीं है। फेडर नीचे करते जाइए, मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ। स्वामींद्र। अनामिका जी, 10 सेकंड। डिबेट में ये बात क्लियर होगी, बीजेपी के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है। देश की जनता, अरे हमने तो उन किसान नेताओं पर डिबेट किया जो चुनाव में उतरे हुए थे सर। वोट ली गई। ठीक है, हो गया। आरएस दैया साहब, कुल मिलाकर अगर डिबेट का सार हम समझे, फेडर डाउन कीजिए प्लीज, नहीं तो फिर आप कहेंगे रोल कर रहे हैं। रुक जाइए। आरएस दैया साहब, क्या इस बार का ये 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव था,
उन किसान नेताओं के लिए जो चुनावी मैदान में उतरे थे अपनी किस्मत आजमाने, उनका कप ऑफ टी नहीं था इस बार का? नहीं, किसान नेता जो चुनाव में उतरा वो किसान का हमदर्द नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि किसान कभी किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई वो नहीं, वो किसान नेता वो होता है जो अपने किसानों का भला करे। बात कह दी आपने। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का पैनल में हिस्सा लेने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आंदोलन के शहर चुनाव में हुए ढेर, यही आज डिबेट का विषय रहा। पूरा डिबेट आपके सामने, फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार।